हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में जो है हमने एस ब्लॉक एलिमेंट्स में ग्रुप 2 एलिमेंट्स की स्टडी स्टार्ट की थी। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ उनके डिस्कस कर रहे थे। हमने 4 बेसिक जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो डिस्कस की थी। एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई, देन डेंसिटी, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, आयनाइजेशन एनर्जी। अब उसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे 5th, इलेक्ट्रोपॉजिटिव। इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर मतलब कि मेटेलिक करेक्टर, तो दोनों एक ही बात है। इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड मेटेलिक करेक्टर, जो एटम जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर का होता है उसका मेटेलिक करेक्टर उतना ही ज़्यादा है। तो दोनों जो है आपस में रिलेटेड हैं ये दोनों। ओके, अब देखो, अगर हम बात करें इनकी जो है, हमने लास्ट टाइम आयनाइजेशन एनर्जी डिस्कस की थी एल्केलाइन अर्थ मेटल्स की। बेसिकली इनकी जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो लो होती है एज़ कम्पेयर टू अदर, कि जैसे जैसे हम अलोंग द पीरियड मूव करते हैं इस साइड सीरीज़ में, तो हमारे पास आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, इंक्रीज़ होती है। तो ग्रुप 1 एलिमेंट्स, ग्रुप 2 एलिमेंट्स इमीडिएटली आ जाएंगे तो स्टार्टिंग में ही। तो इनकी जो आयनाइजेशन एनर्जी है लो है, जिसकी वजह से इनका जो नेचर होगा, दे आर स्ट्रोंगली इलेक्ट्रोपॉजिटिव। फर्स्ट जो ग्रुप 1 एलिमेंट्स होते हैं उनकी तो वेरी लो आयनाइजेशन एनर्जी होती है, लेकिन जो ग्रुप 2 है उनकी फर्स्ट से तो हाई होगी, लेकिन बाकी के रिस्पेक्ट में अभी भी लो होगी। तो ईजिली अपने इलेक्ट्रॉन्स जो है वो डोनेट कर देंगे, और जब इलेक्ट्रॉन दे देंगे तो उनका जो नेचर होगा वो कैसा होगा, स्ट्रॉन्गली इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर होगा। ओके, इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे। अगर हम इलेक्ट्रोपॉजिटिव में कंपेयर करें करेक्टर एल्कली मेटल्स के साथ, तो एल्कली मेटल से तो इनका नेचर कम होगा, बिकॉज इनकी जो एनर्जी है ग्रुप 1 एलिमेंट्स एंड ग्रुप 2 एलिमेंट्स दोनों की अगर हम आयनाइजेशन एनर्जी कंपेयर करें तो इनकी तो आयनाइजेशन एनर्जी वेरी लो है, और ग्रुप 2 की इनके कंपैरिजन में हाई होगी। तो सिमिलर वे में दे आर स्ट्रॉन्गली इलेक्ट्रोपॉजिटिव। इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर की अगर मैं बात करूँ तो ग्रुप 2 से जो है इनका ही ज़्यादा होगा इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर। बाकी ग्रुप 2 वाले भी जो हैं वो हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर के होंगे, लेकिन अगर हम कंपेयर कर रहे हैं दोनों में तब ये बात आती है। और जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप मूव करते हैं, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम एंड रेडियम, जैसे जैसे डाउन द ग्रुप मूव करेंगे, डाउन द ग्रुप मूव करने पे क्या होता है, आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस, और इलेक्ट्रोपॉजिटिव जो करेक्टर है वो करेक्टर क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। साइज़ लार्ज होगा, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कम होंगे, तो आयनाइजेशन एनर्जी भी क्या होगी, लो होगी। और इस केस में तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर जो है वो इनका इंक्रीज हो जाएगा। तो अलोंग द पीरियड अगर मूव करते हैं तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर डिक्रीज होता है, बट डाउन द ग्रुप इंक्रीज होता है। ओके, अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है फ्लेम कलरेशन। करेक्टरिस्टिक फ्लेम कलरेशन। अब देखो, अगर हम बात करें बेरिलियम एंड मैग्नीशियम को छोड़ के बाकी जितने भी एल्केलाइन अर्थ मेटल्स हैं, ये सभी के सभी जो है फ्लेम पे कलर को शो करते हैं। जैसे ये आपके पास एलिमेंट्स हैं, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम एंड रेडियम। ये तो कोई ऐसा कलर दोनों नहीं शो करते, बट जो कैल्शियम में ब्रिक रेड कलर शो करते हैं, सिमिलर वे में स्ट्रोंशियम का क्रिम्सन रेड कलर होता है, बेरियम ग्रीन कलर, जो ग्रास का ग्रीन कलर होता है ना वो, एंड रेडियम ब्लू कलर। अब जो क्वेश्चन यहाँ पे राइज होता है वो ये कि जो बेरिलियम एंड मैग्नीशियम है वो कलर शो क्यों नहीं कर रहे, बाकी जो मेंबर्स हैं ग्रुप के वो कलर क्यों शो करते हैं। ओके, अब देखो, एल्केलाइन अर्थ मेटल जो है ये फ्लेम कलर शो कर रहे हैं, क्यों, क्या रीज़न है इसका, बिकॉज ऑफ देयर लो आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी लो होगी तो जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे इसके प्रेजेंट, वो ईजिली क्या होगा, जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम ग्रुप 1 एलिमेंट्स में भी बताया था कि जब आयनाइजेशन एनर्जी लो होगी तो जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है वो ईजिली जो है हायर एनर्जी स्टेट में शिफ्ट हो जाएंगे। जैसे हम उसको बर्नर पे हीट करेंगे उन्हें एनर्जी मिलेगी और वो उस एनर्जी को अब्जॉर्ब करके हायर स्टेट में चले जाएंगे। अब जो एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स हैं, बिकॉज उनकी जो हायर एनर्जी स्टेट एक्साइटेड स्टेट है वो अनस्टेबल होती है, तो वापस जब वो ग्राउंड स्टेट में रिटर्न होते हैं तो वही एमिट करते हैं रेडिएशंस इन द फॉर्म ऑफ कलर। इसलिए जो है ये कलर शो करते हैं। ग्राउंड स्टेट होती है हमारे पास, एक एक्साइटेड स्टेट होती है। जैसे हमने बर्नर की फ्लेम यहाँ पे दी इसको, तो ये क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पे प्रेजेंट है ग्राउंड स्टेट में, ये ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में शिफ्ट हो जाएगा इस हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करके। बट एक्साइटेड स्टेट क्या है, अनस्टेबल स्टेट है, तो ये वापस रिटर्न आएगा। जब ये रिटर्न होगा तो ये क्या होगा, विजिबल रीजन में फॉल होगा, इसलिए जो है कलर शो करते हैं।
लेकिन बेरिलियम एंड मैग्नीशियम एटम का जो साइज़ है वो अलोंग डाउन द ग्रुप क्या होता है, साइज़ इंक्रीज होता है ना। तो बेरिलियम और मैग्नीशियम का जो साइज़ है वो स्मॉल साइज है। स्मॉल साइज़ होने की वजह से इनकी जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो हाई है, और इसके लिए जो है जो हम इनको बर्नर की फ्लेम एनर्जी दे रहे हैं वो सफिशिएंट नहीं है इनके इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइट कराने के लिए। इसीलिए ये दोनों जो एलिमेंट्स हैं ये कोई भी कलर शो नहीं करते, बिकॉज इनका जो साइज़ है साइज़ स्मॉल है और आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो हाई है। हाई आयनाइजेशन एनर्जी होने की वजह से जो है बंसन बर्नर की जो फ्लेम है उसकी एनर्जी इतनी सफिशिएंट नहीं होती कि ये ग्राउंड स्टेट से जो है एक्साइटेड स्टेट में शिफ्ट हो सके, इसलिए जो है ये कलर नहीं शो करते। बाकी सभी में लो आयनाइजेशन एनर्जी होती है तो वो ईजिली जो है ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में मूव कर जाएंगे। ओके, अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है टेंडेंसी टू फॉर्म बाइवेलेंट आयंस। देखो, टेंडेंसी टू फॉर्म बाइवेलेंट, बाइवेलेंट का मतलब टू पॉजिटिव चार्ज, बाइवेलेंट। तो एल्कली अर्थ मेटल जो एल्किलाइन अर्थ मेटल जो है इनकी जो वैलेंसी है +2 वैलेंसी है इनकी। आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो ये जो है 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करेंगे, और जब 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ कर देंगे तो ये बन जाएंगे बाइवेलेंट आयंस। सपोज मैग्नीशियम एटॉमिक नंबर 12 282 ऐसे है, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स निकल जाएंगे, तो ये आ जाएगा मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव। इसको हम बोलेंगे बाइवेलेंट आयन। ओके, अब हमने लास्ट टाइम जो है आयनाइजेशन एनर्जी पढ़ी थी, जब हमने आयनाइजेशन एनर्जी वाला कंसेप्ट देखा था। ये देखो पिछले वाली टॉपिक में हमने क्या बात की थी, जो सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी है वो एल्किलाइन अर्थ मेटल्स की ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू एल्कली मेटल्स। एल्कली मेटल्स की आयनाइजेशन एनर्जी, सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी, और इसमें बात करें तो आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी काफ़ी हाई होती है एल्कली मेटल्स की। ओके, और अगर हम एल्किलाइन की ही दोनों कंपेयर करें तो इसकी जो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी है और सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी है, तो आयनाइजेशन एनर्जी 2 इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन आयनाइजेशन एनर्जी 1। ये होती है इसकी नियर अबाउट 738 किलो जूल मोल इनवर्स, और ये होती है 1451। देखो ऑलमोस्ट डबल के इक्वल है कि सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी जो है एल्किलाइन अर्थ मेटल्स की IE2 इज़ ग्रेटर देन IE1। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि हम आयनाइजेशन एनर्जी को ही लेके चले सिर्फ कि डाइवेलेंट आयंस की जो फॉर्मेशन हो रही है, यहाँ से हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं फिर, क्योंकि इनकी सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी हाई है, दैट मीन्स ये तो डाइवेलेंट आयंस फॉर्म ही नहीं करेंगे। ये प्रेफर क्या करेंगे, क्योंकि इनकी फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी लो है तो ये भाई 1 पॉजिटिव स्टेट यानी कि मोनोवेलेंट आयन शो करे, बट ये क्या करते हैं डाइवेलेंट आयन शो करते हैं। इसको जो है हम एक्सप्लेन कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कि जो डाइवेलेंट 2 फैक्टर्स है बेसिकली यहाँ पे जो हमारे पास डाइवेलेंट आयंस हैं। फर्स्ट वन इज डाइवेलेंट आयंस हैव स्टेबल नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। डाइवेलेंट आयंस की जो कॉन्फ़िगरेशन है मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव 2 and 8, ये नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है। एंड सेकंड वन अगर मैं बात करूँ कि जो +2 आयंस है एल्कली अर्थ मेटल्स, दे आर एक्सटेंसिवली हाइड्रेटेड। हाइड्रेटेड मतलब कि वाटर के साथ जो है इजीली बॉन्ड फॉर्मेशन करेंगे, और यहाँ पे जो हाइड्रेशन एनर्जी होती है वो क्या होती है, काफ़ी ज़्यादा होती है। हाइड्रेशन एनर्जी M2 पॉजिटिव आयंस की इज़ ग्रेटर देन M पॉजिटिव आयन। ओके, तो इससे हमें क्या पता चलता है बेसिकली कि जब आपके पास M2 पॉजिटिव आयंस को हम वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो उस केस में क्या होता है, काफ़ी अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है रिलीज़ होती है, और ये जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज़ हो रही है हाइड्रेशन में +2 के, ये कंपनसेट करती है किसको, सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी को। हमें आयंस की फॉर्मेशन के लिए क्या है, आयनाइजेशन एनर्जी चाहिए। मोनोवेलेंट आयन जो है जैसे ये है मैग्नीशियम, आयनाइजेशन एनर्जी 1 Mg1 पॉजिटिव आयन, Mg वो आयनाइजेशन एनर्जी 2 Mg2 पॉजिटिव है। यहाँ पे मैं क्या कह रही हूँ कि जो आयनाइजेशन एनर्जी 2 है वो ग्रेटर देन है आयनाइजेशन एनर्जी 1 से। इसका मतलब तो क्या हुआ कि ये प्रेफर करेगा कि मोनोवेलेंट आयंस ही बनाए, सेकंड डाइवेलेंट आयंस बनाए ना, बिकॉज ऑफ हाई आयनाइजेशन एनर्जी। बट ये डाइवेलेंट आयंस फॉर्म कर रहा है, और इसको कौन सपोर्ट कर रहा है, इसको कौन कंपनसेट कर रहा है हाई आयनाइजेशन एनर्जी को, एक तो
स्टेबल नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन एंड सेकंड वन इज़ हाइड्रेशन एनर्जी। हाइड्रेशन एनर्जी क्या है कि आपके पास जो डाइवैलेंट आयंस हैं जब हम उन्हें वाटर में डिसोल्व करेंगे तो वहाँ पे क्या होगा, एनर्जी रिलीज होगी, उस एनर्जी को हम बोलते हैं हाइड्रेशन एनर्जी। और ये जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी यहाँ पे तो ये क्या हमें देनी पड़ रही, और ये हाइड्रेशन एनर्जी की और रिलीज़ हो रही है, तो एनर्जी जो रिलीज़ हो रही है वो ज़्यादा है और वो कंपनसेट करेगा आयनाइजेशन एनर्जी 2 को इसकी। ओके, एंड थर्ड वन एक और बात करें इसी में कि अगर हम सॉलिड स्टेट में बात करते हैं तो सॉलिड स्टेट में जो डाइवैलेंट केटायंस होते हैं दे फॉर्म स्ट्रॉन्गर लैटिस देन मोनोवैलेंट आयंस। लैटिस सॉलिड स्टेट में क्या होता है, सॉलिड स्टेट में जो डाइवैलेंट केटायंस हैं आपके पास, इसका जो लैटिस बनेगा वो ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होगा एज कम्पेयर टू मोनोवैलेंट आयंस, जिसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे अब लैटिस स्टेबल बन रहा है स्ट्रॉन्गर, तो यहाँ पे क्या होगा, लैटिस एनर्जी रिलीज होगी। समझिए मेरी बात, बट आई वांट टू से कि यहाँ पे जो है ग्रेटर लैटिस एनर्जी रिलीज होगी M2 पॉजिटिव आयन के केस में, और ये भी क्या करेगी, सेकंड हाई आयनाइजेशन एनर्जी जो है इनकी उसको जो है कंपनसेट करेगी। इसीलिए जो है डाइवैलेंट आयंस जो है वो ज़्यादा स्टेबल है एज कम्पेयर टू मोनोवैलेंट आयंस। ओके, आपके पास ये क्वेश्चन इसी तरीके से आ सकता है रीजनिंग में कि जो सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी है एल्केलाइन अर्थ मेटल्स की वो हाई है एज कम्पेयर टू फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, येट उसके बावजूद भी ये जो है डाइवैलेंट केटायंस बनाते हैं ज़्यादा एक्सटेंट में, ज़्यादा स्टेबल डाइवैलेंट आयंस होते हैं इनके एज कम्पेयर टू मोनोवैलेंट आयंस। तो उसके बेसिकली क्या रीजन है, उसके ये 3 रीजन्स हैं कि हम ये बात एक्सेप्ट करते हैं कि आयनाइजेशन एनर्जी इनकी 2 जो है वो हाई है, बट डाइवैलेंट केटायंस जो होंगे वो ज़्यादा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होगी उनकी, यहाँ पे हाई अमाउंट ऑफ हाइड्रेशन एनर्जी रिलीज होगी, यहाँ पे लैटिस एनर्जी रिलीज होगी, और ये जो दोनों एनर्जी यहाँ पे रिलीज हो रही है ये कंपनसेट करेगी उसकी सेकंड हाई आयनाइजेशन एनर्जी को। दैट्स वाई जो डाइवैलेंट केटायंस हैं दे आर मोर स्टेबल एज कम्पेयर टू मोनोवैलेंट केटायंस। क्लियर हुआ, इसको स्टार मार्क कर लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये रीजनिंग के लिए। ओके, अब ये इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जो थी बेसिक हमने डिस्कस कर लिया, आयनाइजेशन एनर्जी थी, एटॉमिक रेडियाई होगी, मेटालिक रिएक्टर हो गया, बाइवैलेंट आयंस हो गए। अब आगे बात करते हैं इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ की। अब देखो, क्योंकि इनकी लो आयनाइजेशन एनर्जी है और हाई इलेक्ट्रोपॉजिटिव रिएक्टर है, तो जो एल्केलाइन अर्थ मेटल्स है दे हैव स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू लूज वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बिकॉज ऑफ लो आयनाइजेशन एनर्जी एंड सेकेंड वन इज हाई इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर। इन 2 फैक्टर्स की वजह से जो है ये अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को जो है इजीली लूज कर देंगे, और जब इलेक्ट्रॉन्स दे रहे हैं अपने दैट मीन्स इनका नेचर कैसा होगा, रिएक्टिव होगा नेचर, और जो रिएक्टिविटी होगी जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप मूव करेंगे, डाउन द ग्रुप मूव करने पे क्या होगा, जो रिएक्टिविटी है वो इंक्रीज़ होगी। रिएक्टिविटी क्यों इंक्रीज़ होगी, बिकॉज जब हम डाउन द ग्रुप मूव करते हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज़ होती है और इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर इंक्रीज़ होता है, दोनों ही फैक्टर फेवर कर रहे हैं डाउन द ग्रुप, तो रिएक्टिविटी क्या होगी यहाँ पे इंक्रीज़ हो जाएगी। ओके, अब फर्स्ट हम इसकी प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे। ये तो था बेसिक रीज़न कि एल्केलाइन अर्थ मेटल्स हैं वो रिएक्टिव है, रिएक्टिव नेचर उनका क्यों है, बिकॉज ऑफ देयर लो आयनाइजेशन एनर्जी एंड हाई इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर। एंड इफ़ वी कंपेयर वी मूव डाउन द ग्रुप, तो ये जो इनकी रिएक्टिविटी है वो रिएक्टिविटी क्या होगी, इंक्रीज होगी, बिकॉज ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेज एंड इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर इंक्रीजेज। ओके, अब डिस्कस करते हैं। फर्स्ट वन इज एक्शन विद एयर। एयर कहूँ मैं या फिर ऑक्सीजन कहूँ एक ही बात है। क्या होगा जब मेटल रिएक्ट करेगा एयर के साथ, क्या बनेंगे, मेटल ऑक्साइड्स बनेंगे, M+O2। इसको हीट करेंगे तो हमारे पास बनेगा ये ऑक्साइड। ओके, सिमिलर वे में MO2, ये तो है मोनोऑक्साइड और ये हो गया परऑक्साइड। आप देखो एल्कली और एल्केलाइन दोनों में कंपेयर करें तो एल्केलाइन अर्थ मेटल जो हैं
लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव है एज़ कम्पेयर टू एल्किली मेटल्स। अगर हम कंपेयर करें एल्किलिक है तो लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। तो ये जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट, मतलब कि जैसे एल्किली मेटल थे वो तो एकदम से हमने ओपन में रखे, दोनों रिएक्ट कर गए। यहाँ पे जो है हमें हीटिंग की रिक्वायरमेंट है, बिकॉज इनका जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर है वो एल्किली मेटल से थोड़ा सा कम है। ओके, और बेसिकली ये जो है फॉर्म करेंगे आपके पास ऑक्साइड, जैसे हमने वहाँ पे पढ़ा था स्मॉल वाले जो होते हैं वो स्मॉलर केटाइन स्टेबलाइज स्मॉल एनाइन, लार्जर केटाइन स्टेबलाइज लार्ज एनाइन। तो यहाँ पे जो मेरे पास ये मेटल है ये होगा बेरिलियम, हो सकता है मैग्नीशियम और कैल्शियम। ओके, सिमिलर वे में यहाँ पे जो मेटल यूज़ हो रहा है बेरियम होगा और स्ट्रोंशियम। लार्जर केटाइन है तो परऑक्साइड बनाएंगे, स्मॉलर केटाइन है तो वो क्या करेंगे, मोनोऑक्साइड्स फॉर्म करेंगे। रिएक्टिविटी जो है जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप मूव करेंगे रिएक्टिविटी क्या होगी, ऑक्सीजन के साथ इंक्रीज होगी ड्यू टू इंक्रीजिंग इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर। ओके, अब जो मोनोऑक्साइड्स हैं, मोनोऑक्साइड्स को बनाने के लिए हम मेटल कार्बोनेट ले, मेटल कार्बोनेट से भी बना सकते हैं मोनोऑक्साइड्स। तो CO2 गैस यहाँ पे इवॉल्व हो जाएगी। ठीक है, मेटल यहाँ पे कोई भी हो सकता है, सभी बना लेंगे। तो ऑक्साइड बेरिलियम है, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम। ये जो मैं यहाँ पे लिखती हूँ ना, ये कि यहाँ पे ये लिखने के फॉर्म सारे कर लेंगे मोनोऑक्साइड पांचों ही, बट फिर वो फ़र्क आ जाता है बस स्टेबिलिटी का, कि जो स्मॉलर केटाइन है और स्मॉल एनाइन है उनका जो मोनोऑक्साइड बनेगा वो ज़्यादा स्टेबल होगा एज कम्पेयर टू अदर। ओके, अब जितने भी आपके पास ऑक्साइड्स हैं इनमें जो सबसे फर्स्ट आता है बेरिलियम के साथ क्या बनेगा, बेरिलियम ऑक्साइड। बेरिलियम ऑक्साइड जो होता है इसका नेचर होता है एम्फोटेरिक। एक हमारे पास होता है एसिडिक करेक्टर और एक होता है बेसिक करेक्टर। ऐसे ऑक्साइड्स जो दोनों ही नेचर शो करें, एसिडिक एज वेल एज बेसिक, उनको हम बोलते हैं एम्फोटेरिक करेक्टर। तो बेरिलियम ऑक्साइड जो है वो एसिडिक बिहेवियर भी शो करेगा और बेसिक बिहेवियर भी शो करेगा। इससे नेक्स्ट मैग्नीशियम ऑक्साइड, इसकी बात करूँ ये होता है वीकली बेसिक नेचर का। एंड रेस्ट अदर्स कैल्शियम ऑक्साइड, स्ट्रोंशियम ऑक्साइड, बेरियम ऑक्साइड, दे आर बेसिक इन नेचर। ठीक है, जैसे जैसे डाउन द ग्रुप आ रहे हो बेसिक करेक्टर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ये एम्फोटेरिक नेचर का इसे हम कैसे शो कर सकते हैं, मतलब कि एसिड एज वेल एज बेस दोनों की तरह बिहेव करेगा। अगर मैं इसकी रिएक्शन करती हूँ एसिड के साथ, HCl के साथ, तो ये बिहेव करेगा लाइक बेस। सोल्ट प्लस वाटर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है, एसिड एंड बेस रिएक्ट विद ईच अदर टू फॉर्म सोल्ट एंड वाटर। तो यहाँ पे जो बेरिलियम ऑक्साइड है ये कैसा नेचर शो कर रहा है, बेसिक नेचर। सिमिलर वे में अगर हम अब इसकी रिएक्शन कर दें बेस के साथ तो ये कैसा बिहेवियर करेगा, एसिडिक बिहेवियर प्लस वाटर। यहाँ पे जो बेरिलियम ऑक्साइड है ये शो कर रहा है एसिडिक नेचर। इसका नेम क्या है, सोडियम बेरिलेट। ऊपर वाला है बेरिलियम क्लोराइड, ये है सोडियम बेरिलेट। अब जो बेसिक करेक्टर है, जैसे जैसे हम बेरिलियम से बेरियम की साइड मूव कर रहे हैं तो बेसिक करेक्टर जो है वो इंक्रीज हो रहा है, और उसका भी रीज़न क्या है, ड्यू टू डिक्रीजिंग पोलराइजिंग पावर। जैसे जैसे एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है, पोलराइजिंग पावर डिक्रीज होती है, तो बेसिक करेक्टर क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। ओके, अब सेकंड आते हैं एक्शन विद हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेंगे, मेटल प्लस हाइड्रोजन, मेटल हाइड्राइड्स फॉर एग्जाम्पल। अब जितने भी आपके पास एलिमेंट्स हैं मेटल प्लस हाइड्रोजन, ये बन जाएगा मेटल हाइड्राइड, एक्सेप्ट बेरिलियम। बेरिलियम जो है हाइड्रोजन के साथ कंबाइन नहीं होता हाइड्राइड्स बनाने के लिए। ओके, इसे बनाने के लिए हमें जो है, जैसे ये तो डायरेक्ट रिएक्शन करें मेटल प्लस हाइड्राइड, हीट करेंगे मेटल हाइड्राइड बन जाएगा। तो बेरिलियम जो है हीटिंग पे करने के बाद बेरिलियम हाइड्राइड नहीं बनाएगा, इसको जो है हम अलग से प्रिपेयर करते हैं बेरिलियम क्लोराइड एंड लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। इससे हमारे पास बनेगा बेरिलियम हाइड्राइड, लिथियम क्लोराइड एंड AlCl3। ओके, अब अगर हम बात करें आगे, बेरिलियम हाइड्राइड है एंड मैग्नीशियम हाइड्राइड है, इनका जो नेचर होता है दे आर कोवलेंट इन नेचर, और बाकी जो सभी हैं रेस्ट अदर्स दे आर आयनिक। ओके,
कैल्शियम हाइड्राइड जो होता है CaH2, इसको हाइड्रोलिथ भी बोलते हैं। कई बार कंपल्सरी में 1 मार्क में क्वेश्चन आ जाता है व्हाट इज़ हाइड्रोलिथ, या फिर राइट द फॉर्मूला ऑफ द हाइड्रोलिथ। तो कैल्शियम हाइड्राइड जो होता है उसी को हम हाइड्रोलिथ बोलते हैं। ओके। और जो हाइड्राइड्स है दे आर हाईली रिएक्टिव विद वाटर। जैसे ही हम इनकी वाटर के साथ रिएक्शन करेंगे हाइड्राइड्स किस में चेंज हो जाएंगे, हाइड्रोक्साइड्स में। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड्स एंड हाइड्रोजन गैस जो है यहाँ पे वो रिलीज होगी। ओके। नेक्स्ट आता है एक्शन विद वाटर। मेटल की जब आप वाटर के साथ रिएक्शन करोगे तो क्या बनेगा, मेटल हाइड्रोक्साइड, मेटल हाइड्रोक्साइड। एंड यहाँ पे क्या होगा, 2 वैलेंसी या 2 आ जाएगा, हाइड्रोजन गैस क्या होगी साथ में रिलीज होगी। ओके। फॉर एग्जांपल कैल्शियम प्लस वाटर, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन। ठीक है। जो मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करता, अगर हॉट वाटर होगा तो रिएक्शन करेगा। शो मैग्नीशियम प्लस वाटर हॉट, बेसिकली गर्म पानी के साथ रिएक्शन करेंगे तब ये बन जाएगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन। जैसे एल्कली मेटल्स में हम बात करते हैं, सिमिलर वे में इनके जो हाइड्रोक्साइड्स है एल्केलाइन अर्थ मेटल्स की, ये भी क्या है, बेसिक नेचर के होते हैं। और बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगी, जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप मूव करेंगे बेसिक स्ट्रेंथ जो है वो इंक्रीज होगी। ओके। और जो बेसिक करेक्टर है वो किस वजह से है, ड्यू टू लो आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी लो होने की वजह से क्या है, जो मेटल हाइड्रोक्साइड के अंदर मेटल ऑक्सीजन बॉन्ड बन रही है वो क्या होती है, वीक होती है और ईजिली क्या होगी, वो क्लीव हो जाएगी। इसीलिए जो इनका बेसिक नेचर है वो क्या है, ज़्यादा होते हैं। ओके। और जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप मूव करते हैं आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, डिक्रीज होती है। तो जो बेसिक स्ट्रेंथ है हाइड्रोक्साइड्स की वो भी क्या होगी, डाउन द ग्रुप इंक्रीज होगी। फॉर एग्जांपल जैसे बेरिलियम हाइड्रोक्साइड है, इसका जो नेचर है वो है एम्फोटेरिक नेचर। वाइल इससे नेक्स्ट जो आएगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये होता है वीकली बेसिक नेचर का। इसके बाद के नेक्स्ट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, स्ट्रोंशियम हाइड्रोक्साइड, बेरियम हाइड्रोक्साइड, ये सभी क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं। तो जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप मूव करेंगे, डाउन द ग्रुप मूव करने से क्या होगा, आयनाइजेशन एनर्जी लो होगी। आयनाइजेशन एनर्जी लो होने की वजह से क्या होगा, जो बेसिक करेक्टर है वो क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। बट अगर हम कंपेयर करें इनको एल्कली मेटल्स के साथ, तो जो हाइड्रोक्साइड होते हैं अल्केलाइन अर्थ मेटल्स के, दे आर लेस बेसिक देन एल्कली मेटल्स। ओके। और जो इनकी लेसर बेसिक स्ट्रेंथ है एल्केलाइन मेटल अर्थ मेटल हाइड्रोक्साइड्स की, वो किस वजह से है, अगर हम एल्कली के साथ कंपेयर कर रहे हैं, एल्कली के साथ जब आप कंपेयर करोगे तो फर्स्ट रीज़न आ गया कि एल्कली के कंपैरिजन में इनकी जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो हाई होती है। सेकंड वन, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स का जो साइज़ है वो स्मॉल होता है एज़ कम्पेयर टू एल्कली मेटल्स। एंड थर्ड वन इज़ डाई पॉजिटिव चार्ज। जितना ज़्यादा हाई चार्ज होगा, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होंगे, तो जो बेसिक नेचर है वो क्या होगा, एल्कली मेटल्स के कंपैरिजन में क्या है, यहाँ पे बेसिक नेचर इनका कम हो जाएगा। ओके। इसीलिए जो मेटल ऑक्सीजन बॉन्ड बन रही है इनके हाइड्रोक्साइड्स की, ये ज़्यादा स्ट्रोंगर होगी एज़ कम्पेयर टू एल्कली मेटल्स, और इसीलिए वो क्या होगी, ब्रेक नहीं होगी। ओके। अब नेक्स्ट आता है एक्शन विद नाइट्रोजन। मेटल जैसे कैल्शियम है प्लस नाइट्रोजन रिएक्शन करेंगे आपस में तो बना देंगे कैल्शियम नाइट्राइड। ओके। और ये जो नाइट्राइड बना है ये वाटर के साथ रिएक्शन करके क्या करेगा, वापस से नाइट्रोजन गैस जो है उसको रिलीज़ कर देगा। प्लस वाटर, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड NH3, इस तरीके से नाइट्रोजन को जो है दोबारा से लिबरेट करेगा। ओके। अब अगर हम इनकी बात करें जो नाइट्राइड्स बन रहे हैं, जो फर्स्ट वन बनेगा बेरिलियम नाइट्राइड, ये जो होता है ये वोलाटाइल नेचर का होता है। बाकी जो अदर नाइट्राइड्स हैं, अदर मेटल के नाइट्राइड्स हैं, वो नॉन वोलाटाइल है। क्लियर। नेक्स्ट आता है
फॉर्मेशन ऑफ हैलाइड्स। एल्कलाइन अर्थ मेटल्स हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करके बना देंगे हैलाइड्स। एक्स यहाँ पे क्या है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है। ठीक है, और जो मेटल हैलाइड्स है वो जो नहीं कि हम हैलोजन के साथ रिएक्शन करें तभी बनेंगे, हमारे पास हैलोजन कोई एसिड है उसके साथ भी बन सकते हैं, कि हम हैलोजन एसिड की रिएक्शन करें तो उससे भी हमारे पास बन सकते हैं, या फिर ऑक्साइड से, कार्बोनेट से, हाइड्रोक्साइड से, फॉर एग्जांपल मेटल ऑक्साइड एंड हैलोजन एसिड। ये मैं जनरल लिख रही हूँ, यहाँ पे मेटल कोई भी एल्कलाइन अर्थ मेटल्स हो सकता है और हैलोजन कोई भी हो सकता है, वेदर बेरिलियम, क्लोरीन और ब्रोमीन। मेटल ऑक्साइड से, ऐसे ही मेटल हाइड्रोक्साइड से भी बन सकते हैं। वाटर, ठीक है। अब इसमें जो है ये तो बन जाएंगे जनरल, इसमें हमें जो एक इम्पोर्टेंट चीज़ डिस्कस करनी है वो है बेरिलियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर। बेरिलियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर इन सॉलिड स्टेट एंड इन वेपर स्टेट काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे के लिए हमने इसी का स्ट्रक्चर डिस्कस करना है। सॉलिड स्टेट में अगर हम बात करें तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है पॉलीमरिक चेन स्ट्रक्चर। और जो चेन बनेगी वो बेसिकली किस वजह से बनेगी, बिकॉज जो हैलोजन है क्लोरीन, इसके पास जो है फ्री इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट होते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन होने की वजह से क्या है, ये इंटरमोलिकुलर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेंगे यहाँ पे। ओके, जैसे ये है आपके पास बेरिलियम, एक तो नॉर्मल ऐसे बॉन्ड बनेगी कोवलेंट बॉन्ड, और दूसरी जो बॉन्ड बनेगी ये बना लेगा क्योंकि इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। सिमिलर वे में ये बनाएगा इसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ऐसे ही आगे नेक्स्ट चलता रहेगा। क्लोरीन, यहाँ पे भी क्लोरीन, फिर ये और ये ऐसे, इसी तरीके से यहाँ से भी। अब देखो इस केस में क्या है, बेरिलियम की 1 2 3 4 एक टाइम में 4 बॉन्ड बन रही है ना, तो यहाँ पे जो बेरिलियम होगा इट इज़ sp3 हाइब्रिडाइज। sp3 हाइब्रिडाइज है और टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होगा। इसके सराउंडिंग्स में टोटल 4 क्लोरीन एटम्स जो है वो प्रेजेंट होंगे। ओके, बेसिकली हो क्या रहा है कि क्लोरीन जो है, क्लोरीन के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल है, जिसकी वजह से वो क्या करेगा, इंटरमोलिकुलर कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्मेशन कर देगा। और जिसकी वजह से यहाँ पे जो ज्योमेट्री है इसकी, वैसे तो अगर हम बात करें बेरिलियम क्लोराइड की BeCl2 इस तरीके से लीनियर स्ट्रक्चर होगा, बट सॉलिड स्टेट में क्या है, इंटरमोलिकुलर कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म होने की वजह से स्ट्रक्चर जो है इसका टेट्राहेड्रल हो जाएगा। ओके, अगर मैं बात करूं वेपर फेस में, ये तो था सॉलिड स्टेट में। वेपर स्टेट में जो है बेरिलियम क्लोराइड इट टेंड्स टू फॉर्म डाइमर। एक मिनट गलत हो गया। बेरिलियम क्लोरीन इस तरीके से ये डाइमर बनाएगा। मोनोमर मतलब कि एक मॉलिक्यूल कंबाइन हुआ है, डाइमर का मतलब 2, इस तरीके से। ठीक है, और वेपर स्टेट में ये वाला स्ट्रक्चर भी, मोनोमर वाला स्ट्रक्चर भी होगा इसका इस तरीके से। ये है डाइमर और ये है मोनोमर। वेपर फेस में जो है BeCl2 डाइमर फॉर्म करेगा, और जो डाइमर है वो क्या होगा, डिसोसिएट हो जाएगा लीनियर मोनोमर में हाई टेम्परेचर पे। ओके, और जो लीनियर BeCl2 है स्टेट है, तो इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन है वो है यहाँ पे sp हाइब्रिडाइजेशन। ओके, तो ये थी केमिकल प्रॉपर्टीज़ ग्रुप 2 एलिमेंट्स की। अब जैसे हमने पिछले वाले टॉपिक में जब हमने एल्कली मेटल्स की स्टडी की थी, वहाँ पे हमने पढ़ा था एनोमलस बिहेवियर, और उसके बाद फिर आती है डायगोनल सिमिलैरिटीज़ वगैरह, वो सब जो है हम इसमें इसी तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पे कौन शो करेगा एनोमलस बिहेवियर, बेरिलियम। एनोमलस बिहेवियर ऑफ बेरिलियम एंड मैग्नीशियम।
अब जो बेरिलियम है फर्स्ट मेंबर आपकी इसकी फैमिली का, वो जो है एनोमलस बिहेवियर शो करता है एज कंपेयर टू मैग्नीशियम। ओके, अब उसके जो है सबसे पहले हम जो बेरिलियम शो कर रहा है उसकी रीज़न पढ़ेंगे, क्या रीज़न है, और फिर हम उसके बाद पढ़ेंगे डायगोनल रिलेशनशिप। ओके, तो सबसे पहले देखते हैं रीजंस। सबसे फर्स्ट रीज़न है स्मॉल साइज़। बाकी सारे रेस्ट ग्रुप मेंबर्स के कंपैरिजन में इसका जो साइज़ है वो स्मॉल है। सेकंड वन इज़ हाई आयनाइजेशन एनर्जी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। एंड थर्ड इज़ एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल्स। ठीक है, बेसिक जो है ये 3 रीजन है जिसकी वजह से बेरिलियम जो है बाकी ग्रुप मेंबर के साथ एनोमलस बिहेवियर शो करता है। फर्स्ट वन इज का स्मॉल साइज, सेकंड हाई आयनाइजेशन एनर्जी एंड थर्ड वन इज एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल्स। इन तीनों बेसिक रीजंस की वजह से जो है इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो क्या है, डिफरेंट है बाकी रेस्ट ग्रुप मेंबर से। अब इसके बाद जो है हम आगे कौन कौन से डिफरेंस हैं कि जो प्रॉपर्टीज़ बेरिलियम जो है रेस्ट मेंबर से डिफरेंट शो करता है, उसके बाद फिर इसकी जो डायगोनल सिमिलैरिटीज़ है वो नेक्स्ट जो ग्रुप में नेक्स्ट एलिमेंट होगा इसकी डायगोनल पोजीशन पे उसके साथ स्टडी करेंगे। ओके, वो हम अब नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। इट इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर। थैंक यू एवरीवन।